बैठिए 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 बैठिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल है आपका? चलो, तो कल की क्लास समझ में हाँ, कल की क्लास समझ में आई? पक्का? चलो दोस्तों, लास्ट क्लास में किस किसने नोट्स बना लिए? शाबाश, बना लिए ना? ये टीवी म्यूट करो, ये बार बार अनम्यूट क्यों हो रही है? बस बातें नहीं, बातें नहीं ना। बस कल की क्लास में हमने बात करना यहां से शुरू किया कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी के कितने टाइप्स हैं। तो हमने देखा सबसे पहले कि आर्थिक प्रणाली के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की इकोनॉमीज हैं, या तो पूंजीवादी या समाजवादी या मिश्रित। क्या बात समझ आ गई? वर्तमान में इंडिया की इकोनॉमी कौन सी है? मिश्रित। लेकिन आजादी के समय थी तो मिश्रित, लेकिन झुकाव कहां था भाई? अंततः अगर मुझे बात करनी हो तो मैं कुछ ऐसी बात करूंगा कि चाहे यूएस, मैंने कहा पूंजीवाद है, चाइना रशिया समाजवाद है, लेकिन आज मैं बात करता हूं जब 21वीं शताब्दी में और स्पेशली इन 2025, तो विश्व की सभी इकोनॉमीज इस समय मिश्रित हो चुकी हैं, चाहे वो चाइना का समाजवाद हो, चाहे यूएस का पूंजीवाद हो। ऑलमोस्ट अब सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुपालन किया जा रहा है। इतनी बात सबको सॉर्टेड है ना? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज कुछ और बातें करते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रकार आर्थिक विकास के आधार पर। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं, आर्थिक विकास के आधार पर, आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम विकास के आधार पर बात करें तो अर्थव्यवस्था के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा है ये 3 प्रकार के हैं, अविकसित, विकासशील और विकसित। अविकसित, विकासशील और विकसित। ये बात करते हैं ये होती क्या है। देखो दोस्तों, तो हम यहां पे अपनी क्लास में बात करते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। ये अविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जो अविकसित अर्थव्यवस्था है, या इसी को हम कह सकते हैं अल्प विकसित। ना मेरे प्यारे साथियों, इस इकोनॉमी में अगर हम देखें कि जो अविकसित या अल्प विकसित इकोनॉमी है, यहां पर क्या देखने को मिलता है? अविकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो सबसे पहली चीज मुझे देखने को मिलती है वो ये कि यहां पर प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होता है। यहां प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। प्रति व्यक्ति आय के हम सब जानते हैं क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनता है? प्रति व्यक्ति आय, एक बंदे की आय। तो दोस्तों, जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, यहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम होती है। अब मुझे बताइए, जब लोगों के पास इनकम कम होगी तो लोगों का आजीविका का स्तर भी क्या होगा? कम होगा। तो हम कहते हैं निम्न स्तरीय आजीविका का स्तर, निम्न स्तरीय आजीविका का स्तर, आजीविका का स्तर, निम्न स्तरीय आजीविका का स्तर। मेरे प्यारे साथियों, जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इन अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलता है कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन दोस्तों, यहां पर कृषि का पिछड़ापन, जो इंग्लिश में कहेंगे एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, इतना ज्यादा अच्छा कृषि का प्रदर्शन नहीं है। दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां पर देखने को मिलता है उद्योगों का अभाव। उद्योगों का अभाव मतलब लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। दोस्तों, यहाँ पे उद्योग बहुत कम मात्रा में होते हैं। कुछ समझाना नहीं है, अपने आप समझ में आ रहा है? बोलो यस। आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो बुनियादी ढांचा होगा, वो कैसा होगा? मजबूत या कमजोर? दोस्तों, हम कहेंगे कमजोर बुनियादी ढांचा। कमजोर बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे लो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर एक और देखने को मिलेगा उत्पादन। मुझे बताइए, जब कृषि अच्छे से काम नहीं कर रही, इंडस्ट्रीज अच्छे से नहीं है, तो उत्पादन कम स्तर का होगा या ज्यादा? तो हम कहेंगे उत्पादन का निम्न स्तर, उत्पादन का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आइए एक नया शब्द सिखाते हैं आपको, आइए एक नया शब्द सिखाते हैं आज आपको, उत्पादकता का निम्न स्तर, उत्पादकता का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का निम्न स्तर। समझने का प्रयास करेंगे, उत्पादकता का निम्न स्तर। दोस्तों, मैंने 2 शब्द लिखे और 2 शब्द यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादकता। इन दोनों शब्दों को समझो। एक है उत्पादन, प्रोडक्शन, एक है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। जानना चाहेंगे? उत्पादन का मतलब होता है द टोटल प्रोडक्शन। खत्म बात। उत्पादन तो समझ में आता है। मान लो मैं ये शर्ट बनाता हूं दोस्तों, मैंने एक महीने में 1000 शर्ट्स बनाई, दैट इज कॉल्ड माय प्रोडक्शन, उत्पादन। सही है। नाउ व्हाट इज उत्पादकता? व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? सो प्रोडक्टिविटी मींस, उत्पादकता मींस उत्पादन की दर, द रेट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की दर का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन?
उत्पादन की दर दैट मीन्स व्हाट, मेरी कंपनी में 10 लेबरर्स हैं और एक महीने में 1000 शर्ट्स बनती हैं, तो प्रति लेबर कितनी शर्ट्स बनी? 100। दैट इज प्रोडक्टिविटी, दैट इज। चलो एग्रीकल्चर में एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में जाएगा। एवरीवन फोकस। मेरे पास 10 बीघा का खेत है, 10 बीघा, और 100 क्विंटल गेहूं होते हैं। कितने क्विंटल? तो मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया? उत्पादन, राइट। यदि मैं कहूं प्रति बीघा कितना उत्पादन हो रहा है, इस कॉल्ड उत्पादकता, मतलब मेरे खेत के उत्पादन क्षमता, खेत की उत्पादन दर, इस कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। क्या बात समझ में आई ना? दोस्तों हम देखते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत कम होती है। बोलो समझ गए ना? दोस्तों आप बताइए यहाँ पर जो गरीबी है वो कम होगी या ज्यादा? तो हम कहेंगे अत्यधिक गरीबी, रैम्पेंट पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, रैम्पेंट पॉवर्टी, या मोर पॉवर्टी, या रैम्पेंट इज अ गुड वर्ड, पॉवर्टी। आप मुझे बताइए अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में दोस्तों जो रोजगार है वो क्या होगा? निम्न स्तरीय रोजगार, निम्न स्तरीय रोजगार। अब आप मुझे बताइए यहां पर शिक्षा का स्तर कैसा होगा? राइट, निम्न स्तरीय शिक्षा, निम्न स्तरीय शिक्षा, निम्न स्तरीय शिक्षा। आप मुझे बताइए यहां पर जो 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 स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी वो कैसी होंगी? तो बस निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, लो लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लो लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। नाउ आइए कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, सीखना चाहेंगे? दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है मानव पूंजी का निम्न स्तर। नाउ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल लो लेवल की होती है। आप चाहें तो अलग से नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, समझा नहीं रहा, लिखवा नहीं रहा। आप सिर्फ मुझे सुन के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मानव पूंजी क्या होता है? जैसे दोस्तों आप सभी लोग हमारे हिंदुस्तान के मानव संसाधन हैं, आप सभी लोग हमारे हिंदुस्तान के राइट मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। कल मैंने संसाधन बताया था, लेबर बताया था उसमें, तो आप सब हमारे देश के मानव संसाधन हैं। दोस्तों यदि हमारे देश की सरकार हमारे देश के मानव संसाधन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, इनके शिक्षा के ऊपर, इनके कौशल के ऊपर, इनके प्रशिक्षण के ऊपर अगर सरकार खूब सारा पैसा व्यय करती है, तो यही हमारा मानव संसाधन बन जाएगा, मानव पूंजी। सो मानव पूंजी का मतलब है, मानव संसाधन का मतलब है यदि लोगों की शिक्षा पर, यदि लोगों के स्वास्थ्य पर, यदि लोगों के कौशल पर, इस पर कौशल पर यदि क्या किया जाए? व्यय। कौशल पर क्या किया जाए? व्यय। तो बताइए हमारा मानव संसाधन क्या बन जाएगा? मानव पूंजी। और दोस्तों आपकी जो उत्पादकता है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब आप समझ गए? जिनने सुना वो तो समझ गए, और जिन्हें नहीं समझना था उन्हें सुनी नहीं, खत्म बात, क्या ही करना। तो इतनी बात सबको समझ में आई। तो आप मुझे बताइए जो अविकसित देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, ऐसे देशों में क्या लोगों को सही प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं? क्या लोगों को सही प्रकार से शिक्षा है? क्या लोग यहाँ पर कौशल से परिपूर्ण है? तो इसका मतलब मानव पूंजी का स्तर क्या होगा? निम्न होगा। समझ गए? एक और टर्म सिखाते हैं, एक और टर्म है दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी निर्गत अनुपात। कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी निर्गत अनुपात कम होगा या ज्यादा, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इस शब्द को समझते हैं, पूंजी निर्गत। निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं पूंजी निर्गत या आउटपुट अनुपात। वेरी सिंपल दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं। कैपिटल बोले तो पूंजी, पूंजी अपॉन आउटपुट बोले तो निर्गत। पूंजी निर्गत अनुपात का मतलब क्या कहता है? पूंजी निर्गत अनुपात ये कहता है, जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रहा हूं, उससे मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, इसका अनुपात इज कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब केस 1, एक जना 100 रुपए लगा रहा है, 500 रुपए पैदा कर रहा है। समझदार बच्चे समझ गए? 100 रुपए की क्या लगाई मैंने? कैपिटल, कल सिखाया था पूंजी, और 500 रुपए का क्या आया? आउटपुट। बोलो यस। मतलब 100 रुपए लगाए, 500 रुपए कमाए। सही है दोस्तों, ये हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो है 0.2। और अगर हम बात करें केस 2 में, एक बंदा 250 रुपए लगा रहा है और 500 रुपए प्राप्त कर रहा है, तो उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो 200 कर लो दोस्तों, 0.4। 0.4। आप मुझे बताओ केस 1 अच्छा है या केस 2 अच्छा है? एवरीवन, केस 1 अच्छा है या केस 2? केस 1 इज गुड और केस 2 इज बैड। तो मुझे बताइए किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए या ज्यादा? कम होना चाहिए या ज्यादा? जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो हम कहते हैं कि अल्प विकसित देशों में लो कैपिटल आउटपुट रेशियो देखने को मिलता है, मतलब निम्न। निम्न दोस्तों पूंजी निर्गत अनुपात। बोलो समझ में आया कि नहीं? जैसे नहीं आया वो छोड़ दें, क्योंकि सारी चीज आएगी, इसका कोई ठेका नहीं लिया हमने। तो ये सुनो, जितना आप ध्यान से सुनोगे उतना ही आएगा, है कि नहीं? जो नहीं आ रहा वो सोच लें मेरे लिए नहीं है। सही है? हर चीज आपके लिए होगी, ऐसा संभव कैसे है दोस्तों? इसलिए जिसको समझ में आ रहा है वो, और तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, जैसे क्लास में आ गया तो आ गया, और यहाँ नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। बोलो यस। सिकंदर साहब पंखा बंद करो, जुकाम बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा बीमार ना हो जाए, क्योंकि एक दिन बीमार होने से बहुत सारे बच्चों का बहुत लॉस होता है। कौन? यस नॉट? इसलिए टीचर को अपना बहुत ख्याल रखना होता है। यहाँ मेरी बीवी तो है नहीं ख्याल रखने के लिए। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की सारी विशेषताएं आपको समझ में आ गई। बोलो जी आ गई। ऐसे बोलते हैं अविकसित अर्थव्यवस्थाएं। कुछ और बताएं क्या? हाँ, अभी कितना ज्ञान लोगे इतना काफी है यार। तो
अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अगर हम देखने को मिलता है तो हमने देख लिया शिक्षा अच्छी नहीं होती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उत्पादन का निम्न स्तर होता है, रोजगार ज्यादा कम होता है, बेरोजगारी ज्यादा होती है, गरीबी ज्यादा होती है, बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन होता है। बोलो जी यस ना। दोस्तों एक और वर्ड सिखा देते हैं, बोलो सिखाएं क्या? अगर हम यहां पर देखें तो एक और टर्म है मेरे पास, दैट इज डिपेंडेंसी रेशियो। हिंदी में बोलते हैं निर्भरता अनुपात। डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता अनुपात, ये क्या है? ये हम कम होगा ज्यादा होगा बाद में देखेंगे, पहले यहां पे सीख लेते हैं कि व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो। मैं पीछे बताते हैं दोस्तों। डिपेंडेंसी रेशियो, दिस इज निर्भरता अनुपात। निर्भरता अनुपात दोस्तों, सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो वर्किंग एज है, कार्यशील आयु, भारत में जो वर्किंग एज है वो है 15 वर्ष से 59 या 64 ईयर्स तक। दिस इज द वर्किंग एज इन इंडिया। 15 साल से 59 या 64 साल की, 64 साल। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, 15 तो सबको समझ में आता है क्योंकि संविधान में लिखा है कि 14 एज तक बाल उसमें आते हैं, और उसको जो वर्किंग एज संविधान में दी गई है 15, वो तो सबको समझ में आता है। ये 59 और 64 का चक्कर क्या है? जैसे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर 7 साल में रिटायरमेंट होता है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे मैं आई वाज द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों मैं वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर था और इन 2022 ओनली, और मैंने दोस्तों अभी इसी साल मई में रिजाइन दिया। 2 साल तक मैं लीव विदाउट पे रहा। आई ज्वाइन केजीएस इन 2023 ऑन 3rd of अप्रैल। दोस्तों फिर मैं जब से लेकर पूरा 2 साल तक लीव विदाउट पे रहा, फिर मुझे यहाँ सेटलमेंट थोड़ा जम गया, देन आई लेफ्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड तो वहां पे मेरी जो रिटायरमेंट एज थी वो 65 ईयर्स थी, दैट इज कॉल्ड 64। बोलो समझ में आया? तो हम 64 साल तक काम कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी वर्किंग एज है भारत की वो 15 साल से 59 या 64 साल है। इज इट ऑलराइट? 15 साल से 59 या 64 साल है। अब बहुत गौर से सुनना मुझे। तो दोस्तों हमारे देश में मान लेते हैं 100 ईयर्स, तो 15 साल से कम, 15 साल से कम और ये 59 और 64 साल से ज्यादा के लोग क्या कार्य करते हैं? क्या कार्य करते हैं? क्या कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये लोग, दोस्तों ये और ये गैर कार्य जनसंख्या है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, और ये कार्यशील जनसंख्या है। बोलो जी यस। ये क्या है? कार्यशील है, ये कार्य करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है। दोस्तों क्या ये लोग और ये लोग इनके ऊपर निर्भर है? बोलो समझ गए? इनके ऊपर निर्भर है, इसी को बोलते हैं निर्भरता अनुपात। मतलब गैर कार्यशील जनसंख्या बटे कार्यशील जनसंख्या। हमारे देश में वे लोग जो लोग काम नहीं करते हैं अपॉन जो लोग काम करते हैं उसे बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। क्या बात समझ में आया? निर्भरता अनुपात। देखो दोस्तों अगर आपको डायरेक्टली दिखाते हैं और अच्छा समझ में आएगा, और आप सीखोगे भी कि ऐसे कभी भी कोई दिक्कत है तो आप लोगों को पढ़ने की आदत डालनी है। डिपेंडेंसी रेशियो, लगा दिस क्या लिखा, साफ साफ लिखा है यहाँ पे। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है एक डेमोग्राफिक मेजर है, जनांकी मापन है, कंपेयर्स द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पीपल नॉट इन लेबर फोर्स, जो लोग काम नहीं कर रहे, एंड टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो लोग काम कर रहे हैं। अब दोस्तों डिपेंडेंसी रेशियो का ये देखो यहाँ पे पीपल 65 साल एंड अब, तो 65 साल से ज्यादा अंडर 15 साल, सबको समझ में आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर एक डिपेंडेंसी रेशियो और मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर्मूला, ये लो दोस्तों, ये देखिए डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन अंडर 15 और पॉपुलेशन 65 से ऊपर, डिपार्टमेंट पॉपुलेशन 15 से 64। बोलो यस दोस्तों, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये गैर कार्यशील जनसंख्या है और ये कार्यशील जनसंख्या है। तो डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब हो गया गैर कार्यशील जनसंख्या, गैर कार्यशील जनसंख्या, जनसंख्या डिवाइडेड बाय कार्यशील जनसंख्या। कैसा ही कुछ बताया आपको, कार्यशील जनसंख्या। दोस्तों जो हमारा हमें रेशियो निकालना, परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं 200, सो ये हो गया हमारा डिपेंडेंसी रेशियो। लुक एट दिस, पॉपुलेशन अंडर 15 और 65 से ऊपर अपॉन पॉपुलेशन 15 से 64। लो जी दोस्तों, दिस इज कॉल्ड, जो 0 से 14 होते हैं ये इंडिविजुअल क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट, और जो 65 प्लस होते हैं ये भी क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट। बोलो यस। तो ये लोग हो गए डिपेंडेंट और ये हो गए इंडिपेंडेंट, ये हो गए निर्भर और ये हो गए अपने ऊपर। सही है दोस्तों। अब मुझे आपसे मैं यहाँ पर आपको 2 केसेस बताऊं। केस 1, अगर हमारे देश में डिपेंडेंसी, अगर हमारे देश में 2 लोग कार्यशील नहीं है और 10 लोग कार्यशील हैं, दिस इज 0.2, और हमारे देश में मान लो 5 लोग कार्यशील नहीं है और ये 10 लोगों के ऊपर जो कार्यशील हैं उनके ऊपर निर्भर हैं, सो दिस इज कॉल्ड 0.5। तो आप मुझे बताइए निर्भरता अनुपात ये अच्छा है या ये? तो लो होना चाहिए। दोस्तों बताइए अपने आप के अविकसित देशों में निर्भरता अनुपात कम होगा या ज्यादा? यस दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और हम कहते हैं हाई डिपेंडेंट रेशियो, हाई उच्च निर्भरता अनुपात। यहाँ पर जो लाइक जो गैर कार्यशील जनसंख्या है वो क्या होगी, ज्यादा, और कार्यशील जनसंख्या क्या होगी, कम। इसे बोलते हैं अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था। क्या एक एक पॉइंट बिल्कुल सॉलिड तरीके से समझ में आ गया? और जो नहीं आया लोड नहीं लेने का, बस ये सोचने का मेरे लिए नहीं है। हर चीज समझ में आ जाए क्या जरूरत है यार, क्या लोड लोगे दोस्तों, ठीक नहीं? अगर दरोगा बन जाओ तो ठीक है, नहीं बनो तो सोचना मेरे लिए नहीं है, खत्म बात। सही है नहीं? तो जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही सफल होगा। क्लास में आपका अगर मैं पढ़ा रहा हूं और यहाँ उपस्थित 40% बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब मैंने अच्छे से डिलीवर किया। 60% नहीं समझ पाए, इसका मतलब वो 60 के 60 उल्लू हैं भाई, दिन में सोते रात में जगते, तो कैसे समझ में आएगा उन्हें? मतलब हो सकता है जवानी के जोश में ज्यादा भरे हो। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन तो सुना ही होगा तुमने, है कि नहीं? पता पड़े जवानी जोश में तुम्हारा छलांग मार रहा है ऑक्सीटोसिन, है कि नहीं, या डोपामाइन, तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। ये देखिए दोस्तों, क्या इतनी बातें सबको समझ में? अब आप आगे के 2 पेजेस छोड़ेंगे, आगे के 2 पेजेस वो क्यों छोड़ेंगे वो ध्यान समझिए। विकास के आधार पर मैंने अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। ये मैंने पढ़ा दिया, ये मैंने पढ़ा दिया, ये दोनों आप करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं, सबसे नीचे है अविकसित, थोड़ा अच्छा होगा तो, और बहुत अच्छा होगा तो, दैट्स इट, बहुत अच्छा होगा तो विकसित। तो आप अपने आप दिमाग लगा लीजिए कि दोस्तों अगर यहां लिखा है, अब आप लिखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था नेक्स्ट पेज पर, और यहां पे लिखा है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, तो आप लिखेंगे विकासशील में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। मुझे सुन लेने दो, सुन लो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। और आप विकसित में लिखेंगे उच्च प्रति व्यक्ति आय।
बुझा? पक्का ना? अगर यहाँ पर लिखा निम्न स्तरीय आजीविका स्तर, तो आप विकासशील में लिखेंगे आजीविका के स्तर में सुधार, और विकसित में लिखेंगे उच्च स्तरीय आजीविका स्तर। बोलो सही है? दैट्स इट दोस्तों। यहाँ पे लिखा कृषि का पिछड़ापन, तो आप लिखेंगे कृषि में सुधार, और आप लिखेंगे उच्च स्तरीय कृषि। सारे पॉइंट हो जाएंगे। चलो अब दोस्तों हम बात करेंगे, विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। कुछ बच्चे कह रहे हैं पूंजी निर्गत अनुपात अधिक होना चाहिए, पता नहीं क्यों कह रहे हैं यार, देख लेते हैं। भाई बताइए, पूंजी निर्गत अनुपात कम होना चाहिए, ज्यादा? कम होना चाहिए ना, 0.2। अरे बोलो यस। अगर जितना ज्यादा होगा 0.5, 1, 2, 3 उतना मतलब बिगड़ता है ना मामला, पता नहीं क्यों कह रहे हैं यार। नहीं, ये सोचा होगा 0.2 होता है ज्यादा और 0.4 होता है कम। बोलो यार क्या ही करे यार। तो चलो खैर, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे, आप लिखेंगे हाँ प्लीज बेटा। ज्यादा होना चाहिए भाई, तो लफड़ा चल रहा है यार। है अच्छा, ये है बात। इसलिए दोस्तों तुम सब लोग उल्लू हो, इसके तालियां बजाओ भाई। राइट यार, थैंक यू यार, तुम लोग सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम सभी लोगों का। ऑनलाइन तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं दोस्तों। यहाँ पर होगा हाई, मतलब जो अविकसित है ना, तो अविकसित देश में पूंजी निर्गत अनुपात क्या होगा? हाई। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, उच्च पूंजी निर्गत अनुपात। बोलो जी यस। अबे कहां सोए तुम लोग, थोड़ा जागते हुए पढ़ाई करो, तो नहीं तो पता मामला उल्टा हो जाए। राइट, पेपर में पूरी उल्टा लिख दिया तुमने, तो हाई होगा ना। अबे यार मेरा तुम लोग दोस्तों, यहाँ पर ऐसा केस बनेगा ना कि मतलब देखो, वो मैंने पता मैं कहां पर था, मैं ये था किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए पूंजी निर्गत अनुपात कम होगा अच्छा होगा या ज्यादा होगा अच्छा होगा, तो मैं यहाँ पर था कि कम होगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा, इसलिए वो पॉइंट गलत हो गया। लेकिन आप समझ गए कि अगर ये देश देखो, ये है विकासशील या विकसित की विशेषता, ये है अविकसित की। यहाँ पे लोग कैपिटल क्या लगा रहे होंगे ऑनलाइन, थैंक यू एंड थम्स अप फॉर यू गाइस। दोस्तों यहाँ पर कैपिटल क्या लगा रहे होंगे ज्यादा, और आउटपुट क्या आएगा कम, तो यहाँ पे हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, और जो अविकसित या विकासशील और विकसित में धीरे धीरे कम होता जाएगा। सही है ना? चलो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पेज पे आप बाकी के पेजेस छोड़ के लिखेंगे विश्व बैंक के अनुसार पर कैपिटा इनकम के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं का प्रति व्यक्ति आय पर वर्गीकरण, तो जल्दी से बताइए विश्व बैंक ने अपने सभी देशों को कितनी कैटेगरी में बांटा है? 4। कल बताया था आपको, सबसे पहले लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम कंट्री। बोलो ऐसे ही कुछ था। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने सभी सदस्य देशों को 4 भागों में बांटा। अब मैं आपको एक पहले थोड़ा ज्ञान दूंगा, फिर बाद में कॉन्सेप्ट दूंगा। राइट, सुनना। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, हर साल इसकी मीनिंग को बदलता है, और इसकी जो मीनिंग है वो वर्ल्ड बैंक जुलाई से लेकर जून तक करता है। थैंक यू ऑनलाइन। वो जुलाई से लेकर कहां तक करता है? जून तक। जुलाई से जून तक। जैसे हमारा वित्तीय वर्ष क्या है? अप्रैल से मार्च। बोलो यस, वित्तीय वर्ष क्या है? लेकिन वर्ल्ड बैंक अपने सदस्य देशों की 4 कैटेगरी की परिभाषा को हर साल जुलाई से जून तक के लिए डिफाइन करता है। अगर मैं आप लोगों को करंट स्टेटस बताऊं तो मैं डायरेक्टली यहीं से निकाल के बताऊंगा, क्योंकि आज मैं बता के चला जाता हूं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में 25-30% आंकड़ा तो बेकार हो जाएगा तुम्हारा अगले साल। बोलो जी यस। इसलिए आप ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे वर्ल्ड बैंक और लिख देंगे बस कंट्रीज। ये मेरा दिखाने का मतलब है आप लोग डायरेक्टली यहां से सीखिए कंट्रीज क्लासिफिकेशन। वर्ल्ड बैंक, ये देखो 1 जुलाई 2025, तो यहां पर वर्ल्ड बैंक का हमें कंट्रीज क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हम वर्ल्ड बैंक के कंट्रीज क्लासिफिकेशन की बात करें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लुक एट दिस। दोस्तों ये देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का कंट्रीज क्लासिफिकेशन है। आप गौर से देखेंगे इसको तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, दिस इज वर्ल्ड बैंक कंट्रीज क्लासिफिकेशन। और अच्छा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के कंट्रीज का क्लासिफिकेशन, लुक एट दिस। दिस इज दोस्तों वर्ल्ड बैंक कंट्रीज क्लासिफिकेशन। इसने 4 भागों में अपने देशों को बांटा है, सो दैट जो मैं वहां पे दिखा रहा था ये बाद में चला जाता आपके पास होता नहीं, लेकिन ये वाली फाइल आपके पास अपलोड हो जाएगी, सो दैट हमारे क्लास नोट्स भी बन गए साथ में। बोलो जी यस। टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, बोलो यस। टीचर को भी एडवांस होना चाहिए, नहीं समझे क्या? तो अगर हम बात करें, देखो लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम, इज इट ऑलराइट? देखो यहाँ पे 2 साल के आंकड़े लिखे हैं, एक लिखा है 1 जुलाई 2025 से 26, एक 24 से 25। अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। बोलो जी यस। तो अगर हम बात करें पहले ये वाला देखो, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्तमान में वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि यदि किसी भी देश की, और ये है प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पे लिखा है हमने, अगर आप इसे थोड़ा सा ढूंढोगे, अगर आप इसे थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा पर कैपिटा। दोस्तों पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्ल्ड बैंक कहता है कि यदि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय $1135 से कम है, ये लिखा है दोस्तों डॉलर में, एवरीवन इसमें लिखा है डॉलर, ये डॉलर में है दोस्तों। $1135 से एक व्यक्ति की इनकम किसी भी देश में कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? और अगर किसी भी देश में 1136 से 4495 है तो, और हम कहेंगे 4495 से लेकर 13935 है तो, और 13935 से ज्यादा है तो हाई इनकम। बोलो समझ गए? और दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा हिंदुस्तान यहाँ पे आता है। इंडिया कहां आता है अगर आप जानना चाहें तो विश्व बैंक के अनुसार भारत एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है। तो भारत कहां पर आता है? निम्न मध्यम आय समूह का देश भारत कहलाता है। बोलो जी यस ना। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2935 के लगभग आसपास है, 2900 के आसपास है। बोलो जी यस। तो हम लोग कहां पे आते हैं? लोअर मिडिल इनकम कंट्री। ऐसे दोस्तों इकोनॉमिक्स हम आराम से पढ़ते हैं, बस आप मेरे साथ अपनी ट्यूनिंग बनाने की कोशिश करो। राइट, आप नहीं बना पा रहे, गलती आपके एंड पर है। तुम्हारे जैसे कई ढक्कनों को मैंने पढ़ाया आज तक,
है ना? जब तुम लोग गले में बोतल डाल के स्कूल जा रहे थे तब से मैं पढ़ा रहा, विद्या माता की कसम सच सच बता रहा, अन्य शिक्षकों की तरह फेंकू फाका नहीं आता मुझे, ना तो मैं फेंकता ना मुझे फेंकना आता है। अभी स्टाफ रूम में बैठा था साढ़े, जब तुम्हें पढ़ा के गया क्या 11:15 बजे, उस 11:30 मेरी दूसरी क्लास थी नीचे, तब मैं स्टाफ रूम में बैठा था, तो एक टीचर ऐसी पूछ पड़ी सर कब से पढ़ा रहे, तो हमने कहा 2011 से। उनका मुंह इतना सा रह गया क्योंकि 2011 में तो वो स्कूल में थे, नहीं समझ पाए। और सकल से थोड़ा मैं स्मार्ट लगते क्या करें, हैं? तो बहुत अनुभव हो गया है पढ़ाने का, मतलब रात में सोए होंगे तब भी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, कुछ नहीं चाहिए, इस खोपड़े में कई टेराबाइट का माल है, बोलो जी सर ऐसा पढ़ाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो समस्या आपकी है, क्योंकि तुम्हारा डोपामाइन छलांग मार रहा है, उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो। अरे बोलो नहीं समझेगा, और अभी नहीं मारेगा तो कब मारेगा, मानना भी चाहिए। नहीं, जब हमारी उम्र पे मारेगा क्या, तो दोस्तों सही है, जो हो रहा होने दो, नहीं समझे क्या? अभी तू यहाँ का देख रहा है, यहाँ देख, नहीं देख सकता है, जुगाड़ हो गया तो क्या दिक्कत है, देखो दोस्तों। तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्या बात समझ में आई? हमारा कोई सहयोग चाहिए तो बता देना, राइट ना? आगे हम बात करें, जा तेरा साथ बहुत चाहिए ना। अगर हम बात करें लुक एट दिस, क्या एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके समझो, ये समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बोलो यस। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट। भारत जो है इसके इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन में भी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध, आर्थिक तो समझते हैं पैसों का लेन देन, राइट? तो अगर हम बात करें, वो देखो क्या लिखा, पढ़ो जल्दी पढ़ो से ना। तो अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अगर हम बात करें तो भारत का या किसी भी देश का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान सुना प्लीज एवरीवन ऑन द बोर्ड। दोस्तों मान लो ये हमारा इंडिया है, दिस इज आवर कंट्री कॉल्ड हिंदुस्तान, और दोस्तों ये, इसको मैं बोलता हूं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब शेष विश्व, एवरीवन क्या, शेष विश्व, दिस इज इंडिया एंड दिस इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों तो अगर हम भारत के शेष विश्व का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, कि भारत के अलावा पूरी दुनिया, भारत को छोड़कर पूरी दुनिया, तो भारत और शेष विश्व के साथ अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन देखें, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध, तो हमने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट दिया, हमने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट दिया। एक ओपन इकोनॉमी, पहले यहां लिख देते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, एंड द सेकंड वन इज ओपन इकोनॉमी, दैट इज व्हाट, खुली या कहें क्या, मुक्त अर्थव्यवस्था, खुली या मुक्त अर्थव्यवस्था। बहुत ही सिंपल है, आप मुझे बस 1 मिनट सुनेंगे, 1 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर आयात एवं निर्यात, आयात और निर्यात तो समझते हैं, आयात और निर्यात का मतलब जो मंगा रहे तो और जा रहा तो, जहां आयात निर्यात होते हैं उसे क्या कहेंगे, तो काट दो दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, और जहां पर आयात निर्यात है, जहां आयात निर्यात होते हैं दैट इज व्हाट, क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? खुला का मतलब आओ और जाओ, और बंद ना तो आओ ना जाओ, इसका मतलब बताइए यहां पर क्या विदेशी निवेश होता होगा, क्या एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज आती होंगी, क्या यहां पर विदेशी निवेश होगा, क्या यहां पर हम विदेशी ऋणों का लेन देन करेंगे दोस्तों, विदेशी ऋण, क्या यहां पर हम विदेशी ऋणों का लेन देन करेंगे, क्या यहां पर हम करेंगे? यस, सो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। ऑनलाइन कैसा चल रहा है आप लोगों का, जल्दी से बताइए, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा इकोनॉमी का एक एक कॉन्सेप्ट, राइट ना। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो हो गया अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो एक बार फिर से मगज करते हैं, सारी चीजों को एक बार लाइन में लाते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब है, बस मुझे 1-2 मिनट सुनना तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी भी एक स्थान का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, किसी भी एक स्थान पर उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार के बीच अंतर संबंध कैसा है, किसी भी एक स्थान पर उत्पादन और मांग और आपूर्ति कैसे हो रही है, इसके अध्ययन को कहते हैं वहां की इकोनॉमी। सही है, हमने पढ़ा इकोनॉमी के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम आर्थिक प्रणाली के हिसाब से वर्गीकरण करें तो पूंजीगत, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। विकास के आधार पर देखें तो अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखें तो लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम कंट्री। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर देखें तो क्लोज्ड ओपन इकोनॉमी। सही है, थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ चलिए आगे, किसी के मन में कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, तो मैं बता देता हूं। दोस्तों अगर हम बात करें, यहां पे आप नीचे लिख सकते हैं 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या समझ गए? भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन हमने 1991 में हम लेकर आए क्या? एलपीजी, कल बताया था। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? खुली अर्थव्यवस्था। दोस्तों चूंकि कल टाइम हो गया था तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक एक लाइन में बता देता हूं ये एलपीजी क्या होता है। बोलो जानना चाहोगे ना? आज एक एक लाइन में समझ लो। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन और हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। उदारी, आप कल की क्लास का डिस्कशन याद करो, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि जब भारत आजाद हुआ था तो ज्यादातर उद्योग किसके पास थे? बताया था आपको। अब आप मुझे बताइए, ऐसे समय पर आप सरकार के पास लाइसेंस लेने जाते हैं और सरकार से कहते हैं कि सरकार मुझे ये काम करना है, मुझे इसका लाइसेंस दे दीजिए, तो क्या सरकार ऐसे में आपको लाइसेंस देगी या मुश्किल से देगी या देगी ही नहीं? दोस्तों लाइसेंस प्रणाली को सरल बना देना, अर्थात अधिक से अधिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को लाइसेंस प्रदान करना कहलाता है उदार दोस्तों, उदारीकरण। मतलब समझ में आया? मतलब लाइसेंस प्रणाली के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो बैरियर्स थे, रुकावटें थी, उनको क्या करना? खत्म करना। इस कॉल उदारीकरण। सही है, लिखना चाहो तो लिख लो एक लाइन में। एल बराबर, अच्छा एक लाइन लिखो, ऐसे अलग से लिख लो। 1991 में
एक लाइन लिख लो। 1991 में एरो मनमोहन राव समिति की सिफारिशों द्वारा, ये क्या है थोड़ी देर में बता देंगे। एरो मनमोहन राव समिति की सिफारिशों द्वारा, मनमोहन राव समिति की सिफारिशों द्वारा एवं आईएमएफ और विश्व बैंक, एवं आईएमएफ और विश्व बैंक के सुझाव के द्वारा, आईएमएफ और विश्व बैंक के सुझाव के द्वारा भारत में नए आर्थिक सुधार, या तो आप इन्हें नए आर्थिक सुधार कह लो, ऑब्लिक नई आर्थिक नीतियां, या तो आप इन्हें नए आर्थिक सुधार कह लो या नई आर्थिक नीतियां, ऑब्लिक नई आर्थिक नीतियां बनाई गई, जिसे एलपीजी कहते हैं, नीचे लिखो एल बराबर लिबरलाइजेशन, स्पेलिंग में बोलूंगा लिख लेंगे, दिस लिबरलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखो उदारीकरण, एक एरो डालो और एरो डाल के लिखो लाइसेंस पद्धति को सरल बनाना, गरिमा कुमारी है, कह रही है खान सर कहां से ऐसे मास्टर को उठा लाए हैं? तारीफ कर रही है, क्या नाम बताया था मैंने? गरिमा, धन्यवाद गरिमा जी, तुम्हारे होने वाले बाल बच्चे खुश रहें। अगर बताइए जे मॉडी ऐसी बातें करेगी और तो कोचिंग वाले लोग अगर देखेंगे कि ऐसे बच्चे कह रहे हैं खान सर कहां से ऐसे टीचर को उठा लाए, तो दोस्तों मान लो खान सर ने मुझे भगा दिया, तो दोस्तों मेरे बाल बच्चे बर्बाद नहीं हो जाएंगे बेचारे? नहीं समझे आप लोग? बर्बाद हो जाएंगे मतलब कुछ दिन के लिए तो हो जाएंगे, मतलब 2 4 5 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो मैं कहीं काम ढूंढ ही लूंगा, और तो लेकिन ऐसे है, छोड़ो कोई बात नहीं। धन्यवाद। नेक्स्ट लिखिए बेटा, तुम्हें इकोनॉमिक्स समझने के लिए अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो आगे लिखो दोस्तों, नेक्स्ट नीचे लिखिए पी, पूरा सेंटेंस हो गया था क्या? नीचे लिखिए पी। दोस्तों कितने लोग गरिमा की बात से सहमत हैं वहीं पर बोलो, और गरिमा को जरा अच्छी तरह बताओ, जिससे गरिमा अपनी गरिमा का मर्यादा करते हुए समझे कि इस बैच में मैं ही उल्लू हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सबको नहीं आ रहा। क्या भाई है कि नहीं? अभी भाई ना तो तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता है और ना तो तुम हमें जानते हो, है कि नहीं? अगर मान लो हम अच्छी तरह नहीं पढ़ा पा रहे होते या नहीं समझा पा रहे होते तो तुम सबके सब नीचे जाओ, उन्हें बोल दो आज ही हमें कहेंगे, पीछे घूमो लात मार के भगा देंगे। इट्स अ प्राइवेट सेक्टर, जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। और दोस्तों 3 अप्रैल 2023 से मैं इस संस्थान के साथ जुड़ा हूं, और तो और बता देता हूं आप लोगों को, आई एम ओनली वन टीचर इन केजीएस। चाहे आप इसे मेरा प्राउड समझो या जो समझना है समझो, ऐसी तैसी कराओ, लेकिन ध्यान से सुन लो, आई एम द ओनली मास्टर ऑफ केजीएस। ऑनलाइन कैमरे पे बोल रहा हूं सामने कि हु इज टीचिंग इन मेनी सेगमेंट्स ऑफ केजीएस, राइट? मैं कह रहा हूं सिर्फ एक लौटा मास्टर हूं केजीएस में, जो कितने सेगमेंट्स में पढ़ाता हूं, आओ समझाता हूं तुम्हें। दोस्तों जाके केजीएस की ऐप देख लो, समझ में आ जाएगा। सो आई एम इन द यूपीएससी बैचेस, आई एम इन द बीपीएससी बैचेस, आई एम इन द यूपीपीएससी बैचेस, आई एम इन द एमबीबीएससी बैचेस, आई एम इन द एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, आई एम टीचिंग इन डिफरेंट सेंटर्स ऑफ केजीएस, आई एम इन द एईडीओ बैच, इन द दरोगा बैच, इन द मेनी बैचेस ऑफ केजीएस। तो और दोस्तों आप बताइए, ऐसे स्टूडेंट कह रहे हैं भाई साहब देखिए कमेंट कर रहा गरिमा बेकार लड़की है, कह रहा बेवकूफ है, बहुत बढ़िया शाबाश। दोस्तों गरिमा की गरिमा भंग कर दो दोस्तों आज के आज ही, राइट? देखिए कह रहे मस्त समझाते हैं, कह रहे आप बेस्ट टीचर है। दोस्तों गरिमा की गरिमा भंग कर दो दोस्तों, वो यहां से भगी जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। कमान यस नॉट? अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं तो आपको पहले ही बताया शायद कल परसों कि अपने खोपड़े को तो एक ही सब्जेक्ट आता है, दैट इज इकोनॉमिक्स। कमान यस? और दोस्तों अगर केजीएस मुझसे इतने सारे सेगमेंट में पढ़वा रहा है तो ये तो केजीएस के बच्चे उल्लू होंगे या केजीएस उल्लू होगा, ना तो केजीएस उल्लू हो सकता है ना बच्चे। अरे बोलो यस? इसलिए दोस्तों सब काम चल रहा है, क्या आप मेरी बात समझ पाएंगे? तो आखिर मैं भी तो हड्डी और मांस से बना हूं, और मेरा भी मतलब मानसिक स्तर हिल सकता है। आप 1 2 बार बोलो चलेगा, 2 3 बार आप लगे पड़े दोस्तों ये कहने में समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो ये तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है, मेरी समस्या बिल्कुल नहीं है। आप विश्वास मानो, मैं रात के 2 बजे अगर पढ़ाऊंगा तो 13वें नंबर का पॉइंट 13वें नंबर पे ही बोलूंगा। आप मेरी अगली क्लास में आएंगे तो आप मेरी अगली किसी बैच में आएंगे तो मेरे अगले किसी बैच में क्लोज्ड इकोनॉमी इसी साइड लिखा होगा और ओपन भी इसी साइड लिखा होगा। मतलब इतना कम से कम जीवन में मोर देन 7000 बैचेस पढ़ाए मैंने। आप लोग को क्या ही बताऊं, पूरे 2011 से 2018 तक 350 घंटे का पर मंथ का ट्रैक रिकॉर्ड था मेरा। यूट्यूब पे जाके देखो, पता चल जाएगा दोस्तों, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है मेरे पास टीचिंग का, राइट? मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। बता नहीं सकता हूं कैमरा, इसलिए बता नहीं रहा, बस जाके ढूंढ लो मिल जाएगा। कमान यस नॉट? भाई इतना अनुभव पढ़ाने का, मतलब सोते सोते भी पढ़ाएंगे तो 10वें नंबर का पॉइंट 10वें नंबर पे आएगा। आप तो मैं समझ नहीं आ रहा तो बेटा तुम्हारी गलती, दूध पियो बॉर्नवीटा डाल के। कमान यस नॉट? चलो कितनी बात समझ गए? पी नीचे लिखो, पी बराबर प्राइवेटाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। मतलब इतना तो तमीज रही, कहां से मास्टर उठा लाया, ये कौन सी बात हुई भाई? हाँ इतना अच्छा लिखने के लिए, अच्छा ठीक है दोस्तों, अरे ये मान लेते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट लिख लीजिए, पी प्राइवेटाइजेशन ब्रैकेट में निजीकरण। दिस इज द स्पेलिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। देखो निजीकरण का मतलब बहुत सिंपल है। क्या उदारीकरण का मतलब हमारे सभी स्टूडेंट समझ गए ना? निजीकरण का मतलब बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। सरकारी कंपनी है, भेल गेल सेल ओएनजीसी एनटीपीसी, अगर सरकार अपने सरकारी कंपनी के कुछ शेयर्स, नहीं सरकार अपनी सरकारी कंपनी को उठाकर प्राइवेट कंपनी में बेच दे, उसी को कहते हैं निजीकरण। बोलो समझ में आ गया? लिख लो। अरे आपको पहले एक लाइन तो सुन लो, और अभी हमने देखा एयर इंडिया क्या सरकार के पास था, अब सरकार ने क्या करा, टाटा ग्रुप्स को बेच दिया। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ निजीकरण, समझ गए? लिख लो, सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में बेचना, सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में बेचना, सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में बेचना। क्या बात समझ गए? नेक्स्ट लिखो ग्लोबलाइजेशन,
पहले इंग्लिश में लिखो ग्लोबलाइजेशन, फिर हिंदी में लिखो ब्रैकेट में वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। अच्छा एक बात और बताता हूं कि निजीकरण कब करती है सरकार? जब सरकार की कोई सरकारी कंपनी है और जब वो सरकारी कंपनी सरकार के लिए बर्डन बन गई, बोझ, जब वो लॉस में है और सरकार उसे ठीक ढंग से चलाने में असमर्थ है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास क्या बचेगा? बेच दो। बोलो जी यस, दिस इज द पॉइंट। नाउ वैश्वीकरण, जो होशियार बच्चे हैं वो थोड़ा दिमाग चलाएंगे और अपने आप समझ जाएंगे। वैश्वीकरण मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। अब आप कनेक्ट करो, क्या ये वाली लाइन समझ गए कि जब एलपीजी आया तो हमारे इंडिया की कंपनीज वर्ल्ड में जाने लगी और वर्ल्ड की कंपनीज इंडिया में आने लगी, तो क्या इंडिया क्लोज्ड से क्या बन गई? ओपन। बोलो समझ गए? लिख लो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना अर्थात, और एक लाइन लिखो इसी में, अर्थात अधिक से अधिक देशों के साथ, अर्थात अधिक से अधिक देशों के साथ आयात एवं निर्यात करना। अधिक से अधिक देशों के साथ आयात एवं निर्यात करना। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। चलो यहां पे थोड़ा सा रुको, हो गया सबका? यहां पे थोड़ा सा रुको और मुझे सुनो। कल से आज तक के सफर में हमने दो चीजें सीख ली कि एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। अगर आपको किसी के साथ चर्चा करनी है इन दो शब्दों पर, तो क्या आप आधा पौन घंटे चर्चा कर सकते? दोस्तों अगर आपको किसी के साथ चर्चा करनी है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है, तो आप बढ़िया तरीके से उसे समझा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक विषय है लेकिन इकोनॉमी एक व्यवस्था है। बोलो यस। इकोनॉमिक्स लॉज, नियम कानून से संबंधी है और इकोनॉमी उन्हीं नियमों को किसी एक विशेष स्थान पर लागू कैसे होते हैं इसके अध्ययन से संबंधी है। बोलो जी यस ना। ध्यान से सुनेंगे। एक तो दोस्तों ये है इकोनॉमिक्स, देखना बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, क्योंकि चूंकि अभी तो टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ, अभी से ऐसे स्टूडेंट कहने लग रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, तो इनका आगे तो कबाड़ा खुल जाएगा, इसलिए मैं अभी मैं पर्सनल हिदायत दूंगा, बेटा तुम निकल जाओ क्लास से। तो इसलिए अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है यार, अभी तो हम एक दूसरे के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को आपके सामने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी तो टॉपिक शुरू भी नहीं हुए। कम ऑन यस नॉट। दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत बड़ा है क्योंकि एक विषय है। अब दोस्तों इसी विषय के अंदर हमने पढ़ा क्या? इकोनॉमी। इसी विषय के अंदर हमने पढ़ा क्या? इकोनॉमी। अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया कल से लेकर आज तक कि अच्छा जी भारत नंबर 1, अगर हम कल की बात करें पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, तो हमें समझ में आया था कल कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरी बात, अविकसित, विकासशील और विकसित के अर्थ पॉइंट पे बात करें तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो भारत एक लोअर मिडिल इकोनॉमीज में आता है, निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में। अगर हम बात करें दोस्तों ओपन और क्लोज्ड में, तो भारत एक ओपन इकोनॉमी है। बताओ दोस्तों कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट चल रहा है, यस और नॉट? फाइनली हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारी इकोनॉमी कैसी है और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता क्या है। अब हम बात करेंगे पूरे के पूरे सेशंस में अपने इकोनॉमी के अंदर। बस दोस्तों हमें सिविल सर्विसेज, क्योंकि मैं हमेशा सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूं, ऐसे निकल जाता है सिविल सर्विसेज, हमें अपने बैचेस में, मतलब आप लोगों को, ऑनलाइन आप लोगों को, हमें ये नहीं पढ़ाना इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक विषय है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं लेकिन कहां? जब मैं यूनिवर्सिटीज में था, जब मैं दोस्तों यूजीसी नेट के बच्चों को पढ़ाता हूं, जब मैं पीजीटी के एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं, जब मैं यूपीएससी या पहले बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के ऑप्शनल के लिए पढ़ाता हूं, वैकल्पिक विषय, वहां पर दोस्तों आता है इकोनॉमिक्स। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइक जनरल स्टडीज, द जीएस कोर्सेस, तो ध्यान से सुनना, यहां पर हमें जनरल स्टडीज की क्लासेस में, जीएस की क्लासेस में हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी होती है, हमें सिर्फ पढ़नी होती है इकोनॉमी। दैट्स इट। क्या पढ़नी होती है? इकोनॉमी, राइट? तो अब हम पूरे सेशंस में अगले 20-25 दिनों तक हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी। और इकोनॉमी में भी भारतीय इकोनॉमी। दैट्स इट, भारतीय अर्थव्यवस्था। बोलो जी यस। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप एक जब अधिकारी होंगे, किसी एक जगह पर होंगे तैनात, तो आपको उस जगह की व्यवस्था आनी चाहिए। इसलिए आपको क्या ही पता आप पॉलिटी क्यों पढ़ते हो? दोस्तों कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, जीएस की क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया जाता, वो एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता, राजनीतिक विज्ञान। आप लोगों को पढ़ाया जाता है राज्य व्यवस्था, आप लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, आप लोगों को पढ़ाया जाता है इकोनॉमी। का मतलब है दोस्तों अर्थव्यवस्था, क्योंकि आप ऑफिसर बनकर किसी ना किसी एक जगह पर तैनात होंगे और उस जगह की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अरे बोलो यस, दैट्स वेरी सिंपल। दोस्तों यहां से हमारे स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझने के प्रयास करने लग रहे होते हैं। और दोस्तों आप अपने दिमाग से आज बिल्कुल हल्के हो जाओ। क्या हाँ, कितना बढ़िया बात बताई सर ने कि इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही नहीं है, जिससे आप लोग डरते थे। हमें दोस्तों इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़नी, हमें तो इकोनॉमी पढ़नी है। दोस्तों आधा से ज्यादा डर इसी सेंटेंस के बाद हमारे स्टूडेंट का गायब हो जाता है यदि वो शिद्दत के साथ सुनते हैं तो। दोस्तों जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं पढ़ाता हूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, मैं पढ़ाता हूं गेम थ्योरी, मैं पढ़ाता हूं दोस्तों आइसो क्वांट कर्व, मैं पढ़ाता हूं दोस्तों पता नहीं क्या क्या चीजें, तो हमारा बवाल मच जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें यहां टच भी नहीं करना, जो यहां आते ही नहीं है, जो यहां है ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जनरल स्टडीज, जीएस। जीएस का मतलब सामान्य अध्ययन। देखो सिलेबस में तो लिखा है, तुम लोग फालतू में डरते यार, क्योंकि तुम डरोगे नहीं तो हमारा धंधा चलेगा नहीं, धंधा चलेगा नहीं तो कोचिंग बंद। अरे बोलो यस, हम लोग ऐसे डरवा के रखते हैं, लेकिन जब आप कोचिंग में आ जाते हो, एडमिशन ले लेते हो, तब हम अपने पर्दे खोलते हैं कि भैया डरना ही नहीं, पैसा देने नहीं था, बिना उसके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन चूंकि तुम फंसी गए तो बैठी रहोगे, हम क्या करें? बोलो यस, ऐसा ही है। तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने बच्चों को कभी कोचिंग नहीं करवाऊं, क्योंकि दोस्तों जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपर में तो सामान्य अध्ययन, सामान्य चीजें आती हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। भाई डर के माहौल से तो धंधा चल रहा है हमारा, और हे प्रभु ऐसे लोग डरते हैं हमारा घर चलता रहे। यस, अभी हमारी बातें समझने के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई विशिष्ट अध्ययन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो किताब खोलो सामान्य अध्ययन आता, सिलेबस में लिखा है इतना बड़ा बड़ा, लेकिन गधों को कौन समझाए? किताबों के ऊपर लिखा बड़ा बड़ा सामान्य अध्ययन। भाई सामान्य अध्ययन के लिए तो सामान्य दिमाग चाहिए, खत्म बात। आप पेपर में भी देख लो ऐसे क्वेश्चन आते, कल आया बीपीएससी का रिजल्ट,
88 कट ऑफ गई। मतलब आप सोचो यार, 150 में से जिनने 88 कर दी है वो मेंस लिखेंगे, और 3,72,000 में 14,261 लोग सिलेक्ट हुए, 61 या 62 ऐसे लोग सिलेक्ट हुए। लो जी, गधों की भी पराकाष्ठा हो सकती है, इन्हीं गधों से तो धंधा चल रहा हमारा। इसे क्या पता यार, बताओ 3,72,000 बच्चों में से मात्र 14,500 बच्चे ऐसे थे जो 150 में से 88 सवाल कर पाए। और तो दोस्तों SC ST की बात करें तो और कट ऑफ नीचे गई। इसका मतलब दोस्तों हमारे जेनजी ही गधे हुए हैं, तो उसमें हम क्या करें? आप सब जेनजी हो, जनरेशन जेड, अरे बोलो यस, तो हमारा जेनजी ही गधा है तो हम क्या करें? धंधा तो ऐसे चलेगा ही। आप ये सोचिए, देखो कितनी शर्म की बात है दोस्तों, 150 में से 88 75 क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप, वो भी सामान्य अध्ययन में। और अगर एग्जाम में तुमसे विशिष्ट अध्ययन पूछने लगे तब तो तुम्हारी ऐसी की तैसी रहेगी, 20-25 पे लग जाओगे। अरे बोलो यस, इसलिए आप डरना बिल्कुल बंद कर दो। कल भी मैंने समझाया था, किसी भी कंपटीशन में बस 50-60% में काम हो जाता है। अगर आप लोगों को मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को एक पॉइंट समझ में नहीं आया, कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो मेरा क्या सजेशन है आपके लिए कि आप उस पर लोड न लें, छोड़ दें उसे। क्योंकि दोस्तों मान लो 88 में से 87 जाएंगे तुम्हारे नंबर, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन कंपटीशन क्या कहता है कि जो पढ़ो उसे सुप्रीम लेवल का पढ़ो। मतलब जो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि अगर उससे सवाल आए तो सवाल की टांग तोड़ देंगे दोस्तों। बस आपका सिलेक्शन इसी पर निर्भर करता है। लेकिन इतनी बातें ना तो कोई मानता है और ना तो कोई बताता है, क्योंकि बताएगा भी तो किसी को समझ में नहीं आएगी, बुद्धि मोटी हो रखी है ना। इसलिए मैं अगर आपकी जगह होता हूं, तैयारी कर रहा होता और एग्जाम्पल केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती, देखो स्मार्टनेस किसे कहते हैं, बस खत्म कर आगे टॉपिक पे चलेंगे। और वो ये कि मैं केमिस्ट्री की किताब को फाड़ के आग लगा देता, मतलब नहीं। देखो आधे ज्यादा गधे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्यों? पता गधा है क्या? क्योंकि दोस्तों जब समझ में आ ही नहीं रही, समझ पाऊंगा ही नहीं, तो टाइम बर्बाद क्यों करूं? क्योंकि 88 नंबर पर तो फोकस करना है। तुम्हारे ऐसे गधे 150 नंबर के पीछे पड़ रहे, इसलिए दोस्तों उनका कभी कुछ हो नहीं रहा। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको 2 चैप्टर ऐसे हैं, घुस ही नहीं रहे, फाड़ो तेल लगाओ उसको मिट्टी का, मार दो दोस्तों, बस जला दो से। क्या बात समझ में आई? क्यों दोस्तों 88 नंबर ही तो लाने हैं, ज्यादा 90 लाने होंगे, नहीं समझ पाए। लेकिन दोस्तों इसका एक बात और है, जो आप पढ़ो, जो समझ में आए उसे ऐसा रगड़ दो कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। क्या बात समझे? दिस इज द रिक्वायरमेंट वी वांट इन द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लेकिन इस बात को समझते समझते बच्चों को कई टाइम लग जाता है, और कुछ बच्चे आते हैं पहली क्लास में समझ जाते हैं और अपनी रणनीति बना लेते हैं। इसलिए क्या मैं बात समझ आई मेरी? बस बहुत सिंपल है, कंपटीशन निकालना बहुत सरल है। बस ये क्या है, गेम है, एक स्ट्रेटजी है। आपको यहाँ पर रणनीति बना के लड़ना होगा, आपको यहाँ पे मेहनत करके नहीं लड़ना होगा। कुछ बच्चे होते हैं 2-3 घंटे पढ़ते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, कुछ बच्चे 12 घंटे पढ़ रहे, नहीं हो रहा। चलो खैर, हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा विषय है ही नहीं। अब आगे चलो, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, अब आगे चलो। अब दोस्तों हम इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो इकोनॉमी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, क्योंकि यहीं से इकोनॉमी थोड़ी सी समझ में आएगी आपको। अगर हम बात करें कि जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो क्षेत्र हैं उसका वर्गीकरण भी मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड पे किया है। वो कैसे किया है? सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर। क्या चाहिए आपको? मुझे बताओ। ओए क्या हो गया? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। समझना प्लीज, बहुत प्यार से समझो यार। देखो हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर, ये हमारा पहला कदम है इकोनॉमी पढ़ने का, कि इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, और क्षेत्र में भी मैंने अपनी क्लास के टॉपिक में बांटा, और मैं पढ़ाऊंगा कि क्षेत्रों में गतिविधियों के आधार पर, कि जो इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स हैं उनमें अगर हम देखेंगे गतिविधियों के आधार पर। दोस्तों 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, बोले तो प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, बोले तो द्वितीयक क्षेत्र है। और तीसरा टर्शरी सेक्टर, बोले तो तृतीयक क्षेत्र है। तो अगर हम बात करें, प्लीज ऑन द बोर्ड, अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियों के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण, दोस्तों गतिविधियां 3 तरीके से होती हैं, या तो प्राथमिक क्षेत्र, या द्वितीयक क्षेत्र, या तृतीयक क्षेत्र। इसी तरीके से अगर मुझे यह डिस्कशन करना हो कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण या क्षेत्रों का वर्गीकरण, दोस्तों अगर मैं इस आधार पर करूं कि कार्य की शर्तों के आधार पर, या कार्य की परिस्थितियों, शर्तों या परिस्थितियों के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, कार्य की परिस्थितियों के आधार पर वर्किंग कंडीशंस। तो मैंने इकोनॉमी को 2 भागों में बांटा है, इकोनॉमी के क्षेत्रों को, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बोले तो संगठित क्षेत्र है। एवरीवन, क्या संगठित क्षेत्र है। और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बोले तो गैर संगठित क्षेत्र है, या असंगठित क्षेत्र है। गैर संगठित या असंगठित क्षेत्र है। क्या होता है आगे हम सब सीखेंगे। तो दोस्तों इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? यहां देखो बोर्ड की इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी के अंदर अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र में गतिविधियों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कार्य की शर्तें, कार्य की गतिविधियां या कार्य की परिस्थितियों के आधार पर संगठित और गैर संगठित। और अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ, दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमीज 2 तरीके की हैं, पहली दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, बोले तो सार्वजनिक क्षेत्र, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर, बोले तो निजी क्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश की जो इकोनॉमी है
अगर हम इकोनॉमी को बहुत शानदार तरीके से समझना चाहते हैं और इंट्रोडक्शन बेहतर से समझना चाहते हैं तो आपको ये फ्लो चार्ट पूरे शिद्दत के साथ सुनना पड़ेगा, तब आप इकोनॉमी में थोड़ा स्वाद डेवलप कर पाओगे। सो दैट आपको, और जो इंट्रोडक्शन है उसका यूज मैं पूरे इकोनॉमिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में करता हूं। क्या बात समझे? तो जितनी भी बातें होंगी अलग अलग चैप्टर्स में तमाम बार इंट्रोडक्शन की चीजें आएंगी, और अगर आप किसी ने इंट्रोडक्शन को अच्छे से नहीं सुना तो हो सकता है उसे इकोनॉमी में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप शुरू के 2-3 क्लासेस को अच्छी तरह सुनो। कम ऑन राइट नाउ। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? क्या इतनी बातें सबको समझ आई? तो अब सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, वो हेडिंग लिखो, गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। और दोस्तों रुको रुको रुको, यहां पर और डाल देते हैं एक जॉइंट सेक्टर। अरे बोलो यस, दैट इज संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र। और डाल देते हैं एक कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे हम लोग कहते हैं क्या, सहकारी क्षेत्र। तो हमें इकोनॉमी और अच्छे समझ में जाएगी। चलो खैर, हम सबसे पहले बात करेंगे गतिविधियों के आधार पर। एवरीवन सब लिख लिया? लो 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 लिखो। हम सबसे पहले बात करेंगे गतिविधियों के आधार पर। गतिविधियों के आधार पर सबसे पहले नए पेज पे आइए और नए पेज पे लिखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्गीकरण या गतिविधियों के आधार पर। सिंपल ऐसे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। गतिविधियों के आधार पर तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्राइमरी सेक्टर, दैट इज प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं संबंधित गतिविधियां, बस दैट्स इट। प्रत्यक्ष रूप से जो भूमि या इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हो, इसे बोलते हैं कौन सा सेक्टर? प्राथमिक। सही है। अगर हम और अच्छी भाषा में बोलें कि हम ये भी कह सकते हैं जो दोस्तों अन्य क्षेत्रों को, जो अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल देता है। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल। कच्चा माल का मतलब कुछ और मत समझना, माल। दोस्तों जो अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल देता है, बोलो जी यस। तो कैसे, अभी पता चलेगा, आगे सुनते जाओ। अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी सेक्टर है, बहुत गौर से सुनना, जो प्राथमिक सेक्टर है इसमें इट इंक्लूड्स, हिंदी में लिख सकते हैं इसमें शामिल होता है। शामिल होता है जो प्राथमिक सेक्टर है, या ये बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं इसके एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं बोलता हूं इट इंक्लूड्स। इसमें शामिल होता है सबसे पहले कृषि। क्या आप कृषि जानते हैं दोस्तों? पशुपालन जानते हैं? पशुपालन। दोस्तों क्या आप मत्स्य पालन जानते हैं? तो मत्स्य पालन, राइट। दोस्तों पशुपालन में आ गया डेयरी, क्या बताने की जरूरत है? क्या आप अपने आप समझ गए? डेयरी वगैरह, डेयरी उत्पाद, डेयरी वगैरह इसी से संबंधित है। डेयरिंग बोलते हैं, डेयरी, ठीक है दोस्तों। इसी में अगर हम बात करें, क्या आप वानिकी जानते हैं? वानिकी जो नहीं जानते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट्री। जैसे आप जंगल वगैरह लगाते हैं, वन वगैरह बनाते हैं, बोलो जी यस, दैट इज कॉल्ड। एक तो ये हिस्सा है, सारे लोग देखना। और दोस्तों इसमें दूसरा हिस्सा है, इसे बोलते हैं माइनिंग एंड क्योरिंग। माइनिंग एंड क्योरिंग हिंदी में कहते हैं खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन। दोस्तों खनन तो सबको समझ में आता है, उत्खनन मैं बता देता हूं एक ही लाइन में, ध्यान सुनेंगे। अगर हम जमीन के अंदर से कुछ निकालें, दैट इज कॉल्ड खनन। एवरीवन, दैट इज कॉल्ड। और हम जमीन के ऊपर से कुछ बटोरें, दिस इज उत्खनन। जैसे हम बालू वगैरह भरते हैं नदी के आसपास से, तो उसे बोलते हैं उत्खनन। जमीन के अंदर से हम कोल, जमीन के अंदर से हम कच्चा तेल निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड खनन। दोस्तों ये सारी चीजें किसके अंदर शामिल होती हैं? प्राइमरी सेक्टर के। क्या बात समझी? अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो जो लोग इसमें कार्य करते हैं इन लोगों को हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। जो लोग हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं इन्हें हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। एवरीवन क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स। पूजा सिंह कोई है क्या? पूजा सिंह, इनको जानती हैं आप? यही है क्या? ठीक है दोस्तों, रेड कॉलर वर्कर्स, तो इसे हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? नाउ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हाँ सहेली है दोस्तों, देखा भारत मिलाप यहीं पर हो गया इन लोगों का। तो दोस्तों भावनाएं। तो रेड कॉलर वर्कर्स, क्या बात समझ में आई? चलो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेक्टर। प्लीज ध्यान सुनना। जैसे ये वाला पॉइंट थोड़ी देर में समझ में आएगा, कच्चे माल वाला, लेकिन बाकी चीजें तो समझ में आ गई। क्या बताइए? पहली लाइन, प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं संबंधित गतिविधियों से ये सारी चीजें संबंधित है नहीं, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। आगे चलते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र। अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र, दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र का मतलब है एक ऐसा सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और उसे अंतिम में परिवर्तित करता है। ये लो दोस्तों, जैसे मैंने एग्रीकल्चर से, कृषि से दोस्तों मैंने वीट लिए और इन वीट को ब्रेड्स या बिस्किट्स में बदला। क्या लाइन समझ में आ गई? कच्चा माल, अंतिम वस्तु। तो जो कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तित करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। मेरे प्यारे साथियों, इसे औद्योगिक या बस औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। सो दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र की, तो इट इंक्लूड्स, आखिर इसमें क्या क्या शामिल होता है दोस्तों। औद्योगिक क्षेत्र को सरकार ने 3 भागों में बांटा है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 3 वर्गीकरण है। पहला
निर्माण, दूसरा विनिर्माण, और तीसरा वाटर, जल, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। राइट, जल हो गया, बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। दोस्तों हमने सेकेंडरी सेक्टर को इन 3 भागों में बांटा है, निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस, जल एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। बहुत अच्छी तरह समझेंगे। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जिनने पहले सुन रखा है उनको छोड़ दें। तो जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनमें से 80% से ज्यादा लोग यही नहीं जानते हैं कि निर्माण और विनिर्माण क्या होता। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, यही तो जानने आए हैं, इसी का तो हम पैसा लेते हैं, बीबी के लिए शॉपिंग करवाते हैं। कौन ऐसा नॉट, नहीं समझे क्या? ऐसे आते रहे, ऐसे चलता रहे, और क्या ही चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, निर्माण और विनिर्माण क्या होता है इसे मैं बहुत आसानी से बताऊंगा। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिख दूं तो आधी से ज्यादा समस्या तो वहीं सॉर्टेड है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, लो आधी ज्यादा समस्या यहीं खत्म। जिसकी अभी भी नहीं हुई उसकी मैं कर दूंगा। ध्यान समझना, व्हाट इज निर्माण? निर्माण, निर्माण का मतलब है ये जो बिल्डिंग बनी, ये क्या है? सड़क बनी, पावर प्लांट बना, बंदरगाह बना, एयरपोर्ट बना, दिस इज निर्माण। बोलो समझ गए? व्हाट इज विनिर्माण? विनिर्माण का मतलब है दोस्तों ये इसी से ये इस वाले से विनिर्माण का मतलब कि दोस्तों जब आप कच्चा माल लें और अंतिम वस्तु में बदल दें, दैट इज कॉल्ड विनिर्माण। मतलब दोस्तों ये शर्ट बनी, कच्चा माल आया, अंतिम वस्तु बनी, ये पंखा बना। पूरे क्लासरूम में, क्लास के बाहर आप जितनी भी चीजें देखते हैं ये सब कहां उत्पादन हुआ? बोलो क्लियर है? इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या ये दोनों लाइनें क्लियर हो गई? नाउ दिस इज कॉल्ड निर्माण और विनिर्माण। बोलो समझ में आया? दोस्तों ये कैमरा बना, दिस इज क्या? निर्माण या विनिर्माण? ये टीवी बनी, निर्माण या विनिर्माण? दैट्स इट। कई बार मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर चलो ये तो समझ गए, जल, बिजली, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, ये यहाँ क्या कर रहा? तो दोस्तों आप मुझे बताएं, मैंने क्या करा? नदियों से पानी लिया और वहां से पानी लेकर एक टरबाइन लगाई और इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो बताओ, नदी का पानी कच्चा माल था, प्राकृतिक चीज थी, और उससे हमने बिजली बनाई, तो क्या उत्पादन हुआ? इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में। बोलो समझ गए? कि हमने जमीन के अंदर से कच्चा तेल, जमीन के अंदर से कोल निकाला और उसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, दिस इज कॉल्ड बिजली। बोलो क्लियर है? भाई सरकार क्या करती है? नदियों का पानी यूज करती है और नदियों के पानी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से लाकर घर में जल आपूर्ति देती है हमें। घर में जो पीने का पानी आता है, बोलो यस, उसे रिफाइन करती है। तो मतलब कच्चे माल को अंतिम वस्तु जैसे समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए अंतिम वस्तु का मतलब उपयोग, उपभोग योग्य, उपभोग योग्य फॉर द कंजम्पशन पर्पस। मतलब कोई भी वस्तु जो उपभोग के लिए तैयार है उसे कहते हैं अंतिम वस्तु। क्या बताओ दोस्तों, क्या समझ में आ गया? एंड जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं इन लोगों को हम ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स। देखो दोस्तों, ऐसे कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन आपके याद रखने के लिए, जीवन भर आप याद रखें, इसलिए मैंने एक स्टाइल बनाया, एक तरीका बनाया है, वो देखना। हम यहाँ रेड कॉलर वर्कर्स क्यों कहते हैं? वैसे तो आपको याद ही करना है, लेकिन मेरे स्टाइल से याद करेंगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। इसमें एग्रीकल्चर वगैरह शामिल है, और अभी मैं आपको सवेरे सवेरे खेत में छोड़ दूं और शाम को दोस्तों आप लोग आए तो मुंह कैसा हो जाएगा? बस हो गया, हो गया। और दोस्तों आप बताइए, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है प्रोडक्शन, एवरीवन क्या हो रहा है? तो प्रोडक्शन हो रहा है तो फ्यूल बर्न होगा, ईंधन जलेगा। तो जब आपके घर में ईंधन जलता है तो फ्लेम कैसा निकलता है? ब्लू कॉलर वर्कर्स। बोलो याद रहेगा? दैट्स इट। चलो नाउ हम बात करते हैं द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों तृतीयक क्षेत्र जो है इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसे सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। दोस्तों जो भी सेवाएं हैं, वो इसी सेक्टर से संबंधी है। बोलो क्लियर है? अच्छा हाँ, एक पॉइंट हमारा यहां पे लटका था, इस पॉइंट को देखो, अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल देता है। क्या ये वाला पॉइंट यहां समझ में आ गया? नहीं आया? दोस्तों अगर मुझे ब्रेड बनानी है, कच्चा माल बीट लूंगा कि नहीं, वो पॉइंट भी समझ गया। चलो यहां जाओ, हाँ बताया तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो टर्शरी सेक्टर है, जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र को हम सिंपल सर्विस सेक्टर कहते हैं। आगे कुछ बताने से पहले डायरेक्टली बताते हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है, इट इंक्लूड्स, शामिल होता है, शामिल होता है। अगर हम बात करें तो इसमें हम शामिल करते हैं क्या क्या? नंबर 1 ट्रेड, व्यापार, ट्रेड, व्यापार। अब दोस्तों इसमें हम शामिल करते हैं क्या? ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, होटल, क्या होटल, ऐसे लिखते हैं होटल। इसमें हम शामिल करते हैं परिवहन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। इसमें हम शामिल करते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, बोले तो दूर संचार, दूर संचार, एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण, प्रसारण संबंधी सेवाएं, प्रसारण संबंधी सेवाएं। दोस्तों मैंने एक तो हिस्सा ये बनाया सर्विस सेक्टर का, दूसरे हिस्से में मैं कहता हूं वित्तीय सेवाएं, जो बैंक वगैरह आपको दे रही है, बोलो दे रही है, वित्तीय सेवाएं। मैं कहता हूं रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं सब बता दूंगा। रियल एस्टेट नहीं जानते, मैं सब सिखाऊंगा, राइट। एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, पेशेवर सेवाएं, सब सिखाएंगे, होल्ड रखो। और तीसरा दोस्तों मैंने बांटा है डिफेंस, रक्षा, बोलो क्लियर, डिफेंस हो गया, रक्षा हो गया, मैंने बांटा है एवं अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं। ये लो दोस्तों ध्यान सुनते जाइए एक एक करके। देखो व्यापार एक नया वर्ड लिखा है, आपको लगता है कि आपको आता है,
लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं आता है। मैं आपको दो चीजें सिखाता हूं, बहुत बढ़िया सुनना, और आपको इकोनॉमी में धीरे धीरे आनंद आएगा। देखो सिखाते हैं आपको। आपको व्यापार का मतलब भी नहीं पता, जो आप सोचते हो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अगर व्यापार मतलब बिजनेस, मुझे पता है दोस्तों, आम लोग तो यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों दो चीजें होती हैं, सीख लो। एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है ट्रेड। एवरीवन बाद में लिख लेना, सीख लो, ज्यादा काम आएगा। ये फाइल तो मिलेगी, जो छूट रहा है वो घर पे पूरा हो जाएगा, इसलिए लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो, समझने से काम बनता है। नाउ दोस्तों, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है ट्रेड, एक होता है उत्पादन, एक होता है व्यापार। समझना दोस्तों, मैं इस शर्ट को बनाता हूं, मेरी कंपनी है शर्ट बनाने की, तो मैं करता हूं प्रोडक्शन। क्या करता हूं? अब मेरी कंपनी में बहुत सारे शॉप वाले आते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कॉर्नर से, और वो मेरे से शर्ट खरीद के ले जाते हैं, अपने शोरूम में लगाते हैं और फिर वहां बेचते हैं। इसे कहते हैं व्यापार। तुम जो व्यापार सोचते हो वो व्यापार होता ही नहीं। तुम सोचते बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठे, तुम्हें लगा व्यापार चल रहा, तुम्हें लगा शर्ट बनाई, तुमको कोई व्यापार कर रहे हैं ना। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हैं, बस लास्ट बार बताएंगे, खत्म करेंगे, कि बिजनेस के दो मॉडल हैं, या तो प्रोडक्शन करो या ट्रेडिंग करो। प्रोडक्शन करो या ट्रेडिंग। प्रोडक्शन का मतलब एसी को बनाना, और जो लॉयड कंपनी है ये, या जो एलजी कंपनी है, ये सैमसंग की टीवी है दोस्तों, या सोनी का कैमरा है, तो ये लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। इज इट ऑलराइट? अब मैंने एक पटना में शोरूम खोला, मैंने एलजी का ये उठाया, सैमसंग का ये उठाया, लॉयड का एसी उठाया और शोरूम में रखा, मैंने खरीदा और कस्टमर को बेच रहा हूं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्यापार। बोलो समझ गए? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो उत्पादन है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज अ पार्ट ऑफ उत्पादन, किसका हिस्सा है? और व्यापार किसका हिस्सा है? बोलो जय हो। यस, ईमानदारी से बताओ, आनंद आया कि नहीं? कुछ समझ में आया कि नहीं? अभी तक इतनी ज्यादा चीजें ट्रांसपेरेंटली क्लियर थी नहीं, अभी समझ में नहीं आता था, सब कुछ तो आता था, लेकिन हमें ट्रांसपेरेंटली क्लियर करना है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, शीशे की तरह साफ। कम ऑन, ये बाकी सब आपको आता है, होटल आप जानते हो, कई बार जाते भी होगे दोस्तों, देन ट्रांसपोर्ट आपको पता है, बाकी आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, दूरसंचार आप जानते हैं, पापा मम्मी से बात करते हैं, रात में किसी और से भी बात करते होंगे दोस्तों। एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण संबंधी सेवाएं, जो न्यूज चैनल, जो टीवी चैनल आते हैं, रेडियो आता है, ये सब सेवाएं हैं। बोलो समझ गए? यहाँ पर आपको वित्तीय सेवाएं, बैंक, बीमा, ये सब चीजें, शेयर बाजार, बोलो जी यस। देन रियल एस्टेट, ये जो जिन बच्चों को नहीं पता वो मुझसे सुन ले। रियल एस्टेट का मतलब है सिर्फ जमीनों को खरीदना और जमीनों को बेचना, बस उसे बोलते हैं रियल एस्टेट। नहीं समझेगा? जमीनें, बड़े बड़े घर, फ्लैट खरीदना और बेचना, इसको रियल एस्टेट। और पेशेवर सेवाएं, जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूं, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सब इसमें आते हैं पेशेवर सेवाएं। बोलो जी क्लियर? रक्षा आप जानते हो, और अन्य सेवाएं जैसे बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों को मैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहता हूं। एवरीवन क्या कहता हूं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स। तो जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। जैसे दोस्तों रटना नहीं है, बस याद रखना है कि वकील की शर्ट कैसी होती है, सर्विस देता है, डॉक्टर सर्विस देता है, डॉक्टर का कोट कैसा होता है, दैट्स कॉल्ड व्हाइट कॉलर वर्कर्स। बोलो समझ में? कह सकते हैं स्वर्ण पोशाकधारी या स्वर्ण कॉलरधारी, इसे बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ना अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, हमने क्या किया? तृतीयक क्षेत्र को, टर्शरी सेक्टर को हमने फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने इसे दो भागों में और बांट दिया। टर्शरी सेक्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे दो सेक्टर में और वर्गीकृत किया है। एक होता है क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर दैट इज चतुर्धातुक, चतुर्धातुक, यहां पे लगेगा क्या? चतुर्धातुक, जो भी हो ठीक है, चतुर्धातुक क्षेत्र। एंड द नेक्स्ट इज क्यूनरी सेक्टर, दैट इज, या तो आप ऐसे कह दो क्यूनरी, या आप ऐसे कह दो पंचक क्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्शरी सेक्टर, मतलब तृतीय क्षेत्र को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम तृतीय क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं, एक चौथा और एक पांचवा। तो इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 3 क्षेत्र नहीं होते, इकोनॉमी के अंदर 5 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक कृषि एंड ऑल, द्वितीय उत्पादन से संबंधी, और तृतीय सेवा से संबंधी, और चौथा और पांचवा। चाहे आप ऐसे कह लो, चाहे आप कह लो तीसरे सेक्टर को हमने दो भागों में बांटा है, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। बस मैं एक लाइन में बताऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मतलब तृतीय क्षेत्र को ही हमने चौथे और पांचवें क्षेत्र में बांट दिया। दोस्तों ये चतुर्धातु क्या है, बस एक लाइन में याद रखना है, इसे हम ज्ञान आधारित क्षेत्र कहते हैं। बस इट इज अ नॉलेज बेस्ड सेक्टर। मतलब तृतीय क्षेत्र का वो हिस्सा जो नॉलेज से संबंधी है। जैसे जैसे इसके एग्जांपल, टीचर्स, डॉक्टर्स, अरे बोलो यस दोस्तों, लॉयर्स, क्या इन्हें नॉलेज चाहिए? अरे बोलो भाई। जैसे नर्सेस, क्या इन्हें ज्ञान चाहिए? भाई नर्स को ज्ञान नहीं होगा तो पता पड़े किसी और जगह इंजेक्शन ठूक दिया। अरे बोलो यस नॉट? जैसे जैसे मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा सीए जो मेरा टैक्स वगैरह फाइल करता है, बोलो जी यस, क्या उसे नॉलेज चाहिए? जैसे लैब टेक्नीशियंस, जो लैब में टेक्नीशियंस होते हैं, क्या बताइए इन्हें नॉलेज चाहिए? ये सब आते हैं चौथे क्षेत्र में। बोलो क्लियर है? एंड दोस्तों व्हाट इज फिफ्थ सेक्टर? बस एक लाइन, व्हाट इज फिफ्थ सेक्टर? बस एक लाइन। फिफ्थ सेक्टर का मतलब यहां पे आप लिख सकते हो इंजीनियर्स, और लिख लो इंजीनियर्स। अरे बोलो यस। नाउ व्हाट इज फिफ्थ सेक्टर? दोस्तों इस क्षेत्र में वो लोग शामिल होते हैं उच्च निर्णय लेने वाले। बात खत्म, पैसा हजम। दोस्तों इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है? पांचवा। सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? पांचवा। मतलब एक ऐसा सेक्टर जहां पे हाईएस्ट डिसीजन टेकर्स होते हैं। जहां पे कौन होते हैं? हाईएस्ट डिसीजन टेकर, उच्च निर्णय लेने वाले लोग। उच्च निर्णय लेने वाले लोग, हाईएस्ट डिसीजन टेकर्स। दैट मींस व्हाट दोस्तों? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एमपीज एंड एमएलएज, आज घोषणा हो गई बिहार में, बोलो जी यस, एमपीज और एमएलए। जैसे दोस्तों आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर्स, आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर्स। जैसे अगर मैं बात करूं कंपनी के एमडी एंड सीईओ, जैसे मैं बात करूं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सब लोग किस में आते हैं? पंचक क्षेत्र में आते हैं। बोलो समझ में आया? एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो इन्हें हम लोग गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। और इन्हें हम लोग जो यहां काम करते हैं, इन्हें हम सिंपली व्हाइट कॉलर ही कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, क्योंकि तृतीय क्षेत्र की तो पार्ट है। दोस्तों ये लोग गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
स्वर्ण पोषकधारी या स्वर्ण कॉलरधारी, बोलो समझ में आया? गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ईमानदारी से बताएं क्या इतनी बात हमारे सभी विद्यार्थियों को समझ में आई या नहीं आई? पक्का आई? मौज आ गया पूरा ना? अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर मैं लिखूंगा सेक्टर्स, बोले तो क्षेत्र, यहां पे लिखूंगा जीडीपी में योगदान, यहां पर मैं लिखूंगा समृद्धि दर, ग्रोथ रेट, और यहां पर मैं लिखूंगा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। आओ पूरी इकोनॉमी को आज समझाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, अगर हम बात करें दिस इज द सेक्टर्स की बात करेंगे, यहां पे जीडीपी में योगदान की बात करेंगे, एंड दोस्तों यहां पर ग्रोथ रेट की बात करेंगे, और वहां पे एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अगर हम बात करें, लुक एट द बोर्ड एवरीवन, नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, एंड नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, नॉट मेरे अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, आर्थिक 2024-25 के अनुसार हमारे हिंदुस्तान में जो प्राइमरी सेक्टर है, जीडीपी में मैंने एक लाइन में बताया था आपको, एक देश में एक वर्ष में कुल उत्पादन। अच्छा मैंने बताया नहीं, सुनो दोस्तों, व्हाट इज जीडीपी? बहुत अच्छी तरह हम आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। अभी हमारा जीडीपी का मुद्दा नहीं है, लेकिन आपने 100 बार, हजारों बार, लाखों बार जीडीपी 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 सुना है या नहीं? तो अगर मुझे ये बताना हो व्हाट द जीडीपी इज, तो मैं कहूंगा जीडीपी का मतलब है, जीडीपी का मतलब है एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन, इसे बोलते हैं जीडीपी। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? पक्का समझ गए? फिर से बोले व्हाट इज जीडीपी? एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन, उसे बोलते हैं जीडीपी। तो हमारे देश की जीडीपी में, जैसे आप लोग अभी पढ़ोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि हमारे देश की जीडीपी $4.19 ट्रिलियन की है। आपने सुना होगा मोदी जी चाहते हैं 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनानी। दोस्तों वर्तमान में जीडीपी कितने डॉलर की है? 4.19। दोस्तों अगर हम बात करें, दोस्तों भारत के प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान जो है, जो जीडीपी है, इसका योगदान लगभग, पहले हम यहां शुरू करें कि लाइक तृतीय क्षेत्र का योगदान 55.7% है। बोलो क्लियर? मतलब एक देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? और एक मिनट रुकिएगा, और आपको यह भी याद रखना है कि जब भारत आजाद हुआ था, एवरीवन क्या हुआ था? आजाद। तो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस हमारे देश की इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, जो सबसे ज्यादा योगदान था, वो किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का था। ये बात दिमाग में लोड कर लो, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि पेपर में पूछा जाएगा 110% कि आजादी के समय सबसे ज्यादा योगदान किसका था? प्राथमिक। और वर्तमान में किसका है? द्वितीय। दोस्तों यहाँ पर 28 नहीं, यहाँ पे हम करेंगे 3, 55.3%, और यहाँ पर हम बात करें तो 28.7%, और यहाँ पर 16%। जोड़ो इसको, 100 हुआ है नहीं? जोड़ो, 100 हुआ है नहीं? 100 हुआ है नहीं? हो गया? हो गया? हो गया? दोस्तों हमारे देश में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जल्दी बताओ कितने प्रतिशत है? सही है। द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का, इन तीनों क्षेत्र के जीडीपी का योगदान आपके सामने डायरेक्टली एग्जाम में लिखा होगा। बोलो समझ गए? तीसरा दोस्तों, दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट वर्तमान में यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये है 2024 और 25, ये भी है 2024 और 25। समझना, जैसे अगर आप अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो तो हमारे देश के प्राथमिक क्षेत्र का ग्रोथ रेट आया है 3.8%। मतलब ध्यान से समझना कि हमारे देश के प्राथमिक क्षेत्र ने 3.8% अधिक उत्पादन किया, इसे बोलते हैं ग्रोथ रेट। नहीं समझे? अगर आप मुझे 10 सेकंड ध्यान से सुनोगे आगे, तो मैं 3.8% को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ये जो होता है, ये एक्चुअली वार्षिक समृद्धि दर होता है। क्या होता है? मतलब हमारे देश में एग्रीकल्चर में 2023-24 में उत्पादन हुआ होगा, 24-25 में भी हुआ, तो 23-24 से 24-25 में इतना ज्यादा हुआ, इसी को बोलते हैं ग्रोथ रेट। बोलो जय हो। आप लोग पता नहीं कितने समय पे सोचते थे ग्रोथ रेट पता नहीं क्या है। लो जी इतना सिंपल है, बोलो समझे कि मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल जो ज्यादा उत्पादन हुआ है वो कितना? 3.8%। और अगर आप बात करें सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है 6.2% और टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है 7.2%। सो दिस इज द ग्रोथ रेट इन आवर कंट्री। जो द्वितीय क्षेत्र है वो कितना ग्रोथ दिखा रहा है, और तृतीय क्षेत्र, यहां पर दो बातें हमें एक साथ सीखने को मिल गई। पहली बात नहीं, दो बातें एक साथ, और वो बातें एक साथ ये कि तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान भी देता है और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भी है। नहीं समझे? क्या भैया समझ गए? और अगर हम बात करें, दिस इज 42, दिस इज 25 और दिस इज 33। क्या नहीं समझे? लो जी, अरे रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में पूरे देश में जितने लोग काम करते हैं उसका कितने प्रतिशत? दूसरे द्वितीयक में और तृतीयक में 33। मतलब दोस्तों अगर आप इससे थोड़ा इकोनॉमी को और अच्छी तरह जानना चाहो तो आपको यह भी समझ में जाएगा कि भारतीय इकोनॉमी पिछड़ी क्यों है। बहुत थोड़ा फोकस करो, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्लास, बात खत्म। और वो ये कि हमारे देश की इकोनॉमी में लगभग आधे लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। बोलो जी यस। और जीडीपी में योगदान सबसे कम है। तो बताओ समस्या आएगी या नहीं? काम कर रहे आधे लोग और योगदान दे रहे 16% का, इसका मतलब बाकी के लोग तो बर्बाद रहेंगे। इसीलिए गरीबी, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय विषमता, पिछड़ापन, ये सब इसी के कारण है। बाकी की बातें कल करेंगे दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हमने बात करी, एक मिनट सारे लोग बोल रहे, हमने बात करी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बोलो यस। तो हमने ये पढ़ा, कल हम ये और ये पढ़ेंगे। बोलो जी यस। और सिकंदर साहब, यहां से ऊपर मिटा दीजिएगा सारा।